इससे पहले हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ लिया ना। वर्ण के उच्चारण स्थान जान गए, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है ये भी हम लोग जाने हैं। अब जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं, अब जो है शब्द के बारे में, शब्द की परिभाषा हम लोग पहले ही दम फर्स्ट क्लास में ही हम लोग शब्द की परिभाषा जान चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद। तो शब्द के भेद में पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद यहाँ पर दिए हुए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द जितने आपके संस्कृत के शब्द मिलेंगे, जितने संस्कृत के शब्द होंगे जिनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हम हिंदी में करते हैं, वे सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं आप तद्भव, नंबर पर जो है तद्भव। तो तद्भव जो होता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है। जैसे यहाँ पर अग्नि है तो उसका आग हो गया, यहाँ पे कर्पूर है तो यहाँ पे कपूर हो गया, यहाँ पे सर्प है यहाँ पे तो सांप हो गया। ये जो यहाँ पर उदाहरण मैं दिया हूँ तो सेम वैसे ही उदाहरण दिया हूँ जो बिगड़े हुए रूप पर बन रहा है। ठीक उसके बाद से देशज, इसको देखिए देशज को अगर देखें तो देशज में हम देख रहे हैं शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। देशज यानी कि जिस शब्द की उत्पत्ति, जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। देशज कहलाते हैं। जैसे कि धोती, धोती का कहाँ का कैसा शब्द है? देशज शब्द। अर्थात इसको हम देशज शब्द को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गांव जवार जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शब्द बोले जाते हैं वे शब्द अधिकांशतः वे शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? देशज होते हैं। जैसे कि देखिए लोटा, कचौड़ी, पगड़ी, खटिया, ये सब क्या है? देशज है। क्या है? देशज। अब चौथे नंबर पे है आपका विदेशज। तो देखिए विदेशज जो दिया है, विदेशज में यहाँ पर हम विदेशज शब्द यानी कि जो विदेश में, जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुई हो लेकिन हम अपने देश में उस शब्द को बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के, ढड़ल्ले से, बिना हिचकिचाहट के उसको हम बोलते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं ना वो भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? विदेशज होते हैं। जैसे रिक्शा, रिक्शा तीन पहिया कहलाता है। तीन पहिए वाला गाड़ी जो होता है उसको रिक्शा कहते हैं। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि जाओ बाबू हमें जाना है मार्केट, लेकर आओ। वैसे ही चाकू, चाकू तुर्की शब्द है, विदेशज। उसी प्रकार है तलवार, डॉक्टर और खत। खत जो है फारसी का शब्द है, इसलिए ये सभी शब्द क्या हो गए? विदेशज हो गए। और मैं उदाहरण दिया हूँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का 5 उदाहरण दिया हूँ। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। दिया रहता है कर्पूर और पूछ देता है कि कर्पूर कैसा शब्द है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा तत्सम। दिया रहेगा चाकू, क्या दिया रहेगा? चाकू। चाकू किसी एक साल के पेपर में देखा गया है चाकू शब्द दिया, बहुत सारे बच्चे उसमें गलती किए। चाकू शब्द कैसा है? तो देखने में लग रहा है कि देशज शब्द है, लेकिन चाकू हम लोग भी अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन चाकू देशज शब्द नहीं है। चाकू क्या है? विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन में आपको विदेशज दिया रहेगा कि निम्न में से कौन चाकू कौन सा शब्द है। तो आप ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका विदेशज लिखा होगा। ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, ये उदाहरण आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इससे पहले हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब है आपका दूसरा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द की कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे आपको। इन उदाहरण के माध्यम से हम इनकी परिभाषा को समझाएंगे। यानी कि रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है कि जिनके टुकड़े करने पर उनके दोनों टुकड़े का कोई अर्थ ना हो। यानी कि वैसे सब जिनके 2 टुकड़े करें और दोनों टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पानी लिखा हुआ है, तो पानी का
पा अलग और नी अलग करेंगे तो ना पा का ही अर्थ होता है और ना ही नी का ही अर्थ होता है। इसलिए जो पानी शब्द है ये कैसा शब्द है? ऋण शब्द। कैसा शब्द है? ऋण शब्द। तो वैसे ही घर लिखा है तो घर के भी घ और र इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ना ही घ का अर्थ निकलेगा ना ही र का अर्थ निकलेगा। तो जब इनका अर्थ नहीं निकलेगा टुकड़ा करने पर तो ये कैसे शब्द कहलाएंगे? ऋण शब्द कहलाएंगे। कैसे शब्द कहलाएंगे? ऋण शब्द। उसी प्रकार है आपका दूसरे नंबर पर यौगिक। यौगिक में पहले उदाहरण देखिए, हिमालय, पाठशाला, रसोई घर इत्यादि और भी उदाहरण हो सकते हैं। इनमें कहता है यौगिक शब्द में कि अगर जो शब्द दिया है उस शब्द को हम दो टुकड़े कर रहे हैं, अगर उन दोनों टुकड़े का क्या हो? अर्थ हो। दोनों टुकड़े का क्या हो? अर्थ हो। अर्थ हो तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब दोनों टुकड़े का अर्थ हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे हिमालय, हिमालय का अगर हम दो टुकड़ा करेंगे तो हिम और आलय, हिम और आलय दो शब्द बनेंगे तो हिम का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। फिर लास्ट वाले देखते हैं रसोई घर। रसोई घर, रसोई का भी अर्थ होता है और घर का भी अर्थ होता है। इसलिए रसोई घर कैसा शब्द हो गया? यौगिक। यौगिक शब्द हो गया। अब आपका है योग ऋण शब्द। क्या है? योग ऋण शब्द। तो देखिए उदाहरण में दिए दशानन, लंबोदर और वीणापाणी। इसमें कहता है योग ऋण में कि ये यौगिक होते हुए भी ऋण होंगे, यौगिक होते हुए भी ऋण होंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो योग ऋण शब्द होंगे ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि दशानंद, तो दशानंद को अगर हम दो टुकड़ा करेंगे तो दस और आनंद तो दोनों का तो अर्थ होगा ही होगा, सेम यौगिक की तरह। किसके तरह? यौगिक की तरह। लेकिन अब उस दशानंद का सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानंद कहने का मतलब रावण, दशानन अर्थात रावण। तो ये दशानन अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दिए और एक विशेश अर्थ प्रकट कर दिया। क्या? रावण। तो वैसे शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा हो वह क्या कहलाएगा? योग ऋण। योग ऋण शब्द कहलाएगा। क्लियर? यस।